जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश के सैनिक स्कूल क्लास 6 के मॉक टेस्ट करने वाले हैं, दैट इज मॉक टेस्ट 4। तो आप जो भी आपने आंसर दिया है उसको टैली कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत आसान है। तो लेट्स सी बच्चों ने क्या आंसर दिया है। इसमें क्या कहता है, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही। यहाँ पे हमें ये जानना जरूरी है, तब जाके हम डिफाइन कर पाएंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनमें से। ही डैश टू द स्टोर एवरी संडे। ठीक है, यहाँ पे समय भी दे दिया हमें। तो ये क्या कह रहा है, ही गो या गोज, है ना। वेंट और गोइंग, हमें ये भी जानना जरूरी है कि टेंसेस में टाइम का बहुत ज्यादा रोल होता है। एवरी संडे वो जाता है स्टोर। तो यहाँ पे समय हमें मिल गया कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो गोइंग वेंट नहीं हो सकता। गोइंग तो वो अभी जा रहा है, और वो यहाँ पे हम सिर्फ कह रहे हैं कि एवरी संडे वो स्टोर जाता है। तो वेंट तो जा चुका है, तो ये एक जनरल सेंटेंस हम बता रहे हैं प्रेजेंट टेंस का, और एवरी संडे वो जाता है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, गो आएगा या गोस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी वर्ब में एस या ईएस लगता है वो सिंगुलर में हो जाता है, और जब वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज नहीं हो, नाउन में जब एस या ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और जब नहीं लगता वो सिंगुलर, और वर्ब में जब एस या ईएस लग जाता है तो सिंगुलर। तो ही सिंगुलर है, आंसर इज गोज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी डाउट हो तो आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं क्लासेस में, मेरी क्लासेस में भी आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर इनमें डाउट है। अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वही समझा रहे हैं सिंगुलर, जो मैंने आपको बात की अभी थोड़ी देर पहले, आप रीड कर सकते हैं पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट स्पेलिंग बताना है इनमें से। तो आई होप बच्चों आपने इसको सही किया होगा। द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फ्रस्ट्रेशन का मीनिंग बता रहा है। पहले तो मीनिंग पता चलना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन हम ऐसे यूज कर देते हैं, बट फ्रस्ट्रेशन ज्यादातर वो होता है जब आप बार बार प्रयास कर रहे हैं और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आप थोड़े से गुस्सा हो गए उस चीज में। लेकिन खैर आजकल बच्चे हर जगह में डाल देते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। अगर हम बात करें करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर करेक्ट मीनिंग की, तो फ्रस्ट्रेशन का राइट स्पेलिंग होगा ए, क्योंकि बाकी इस तरीके से नहीं होता स्पेलिंग इसका। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा कि इसकी स्पेलिंग कैसे आती है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम, क्या है सवाल, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल यूज करना है, ए एंड द की बात कर रहे हैं हम। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, वेट फॉर मी एट डैश यूनिवर्सिटी कैंपस। तो इसका मतलब यहां पे क्या बात कर रहा है, वो एट बोल दिया और यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर दिया। तो एक फिक्स एरिया है, स्पेसिफिक एरिया की बात हम कर रहे हैं कि वहां पे आप मेरा वेट करना। तो वहां पे जब स्पेसिफाइजेशन की बात आ गई तो द आएगा। स्पेसिफिक एरिया की बात कर रहे हैं हम, यूनिवर्सिटी कैंपस के उस स्पेसिफिक एरिया में मुझे मिलना, तो इसीलिए यहाँ पे द आया है। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज मत होना। किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं फिर से। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन चीजों को लेके जा रहे हैं, लेकिन बिना समझ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो टेंस फाइंड आउट करते हैं। दे विल आ गया, विल आ गया तो डेफिनेटली अपने आप में ये फ्यूचर में चले गया। हैव आ गया तो ये काइंड ऑफ परफेक्ट में चले गया। कंटिन्यूस है या नहीं है ये देख लेते हैं, आईएनजी फॉर्म इसमें नहीं है। तो अगर हम बात करें इसका आंसर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप क्लियर है बच्चों को, क्योंकि टेंसेस इज वेरी इजी टू फाइंड आउट, बट अगर आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सवाल, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच विथ, पार्ट ऑफ स्पीच विथ फ्रॉम द गिवन सेंटेंस रीना विल कम विथ हर। उसके साथ रीना भी आएंगी या रीना आएंगी। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच विथ पे आ जाता है। तो ये वर्ब भी नहीं है, ये कंजंक्शन भी नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, ये प्रीपोजिशन है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन टैग। हाँ जी, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बच्चे यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन टैग की। अगर हम बात करें तो अगर इतना याद रखिएगा,
क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा, और क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाएगा। बस इतना याद करिएगा, बाकी तो बस हम इसी से यूज कर लेते हैं, इन्हीं सेंटेंस का यूज करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ऑलवेज हेल्प्स यू, सेंटेंस पॉजिटिव में है, और टेंसेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेजेंट टेंस पे है तो डू या डज आएगा, राइट। अभी फिर मैंने क्या बोला, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में जाएगा। तो डिड ही, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पास्ट टेंस में चले गया, ऊपर से नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव में है। डज ही हो सकता है लेकिन सेंटेंस हैज टू बी नेगेटिव, तो डजंट ही इज द राइट आंसर। डिडंट ही तो ऑब्वियस है, तो हम अभी समझ गए राइट आंसर हो ही नहीं सकता। आई होप यहां तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं इन चीजों में। इस में से कोई भी टॉपिक में अगर आपको परेशानी होती है तो आपकी जो क्लास मैं ले रहा हूं, आप मेरे को पूछ सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एरिया में, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टेलिंग क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। तो टेलिंग माई मदर शी इज अ गुड कुक इज द डैश शी लव्स बेस्ट। तो आप उनको क्या कर रहे हैं, काइंड ऑफ मोटिवेट कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं कि भाई आपकी जो फूड है वो बहुत अच्छी है। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा देखिए, सिर्फ इतना के फर्क से इस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। पहले वाला मीनिंग है कंप्लीट, पर यहां पे तो कंप्लीट का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप प्रेज कर रहे हैं कि टेलिंग माई ग्रैंड मदर शी इज अ गुड कुक, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। आप प्रेज कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और स्पेलिंग आपकी नीचे वाली आएंगी, ऊपर वाली भी लिख लीजिएगा, ऊपर वाले का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एलिफेंट इन द रूम। देखिए, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जब आप रूम पे बैठे हैं, कई लोग बैठे हैं, पता है कि किसी बारे में, किसी मुद्दे में बात करनी है, बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। तो आप यू कैन फील द एसेंस कि थोड़ा भारी स्वभाव सा हो रहा है उस रूम का, लेकिन बस ये है कि आप बात नहीं कर रहे हैं। तो वो होता है एलिफेंट इन द रूम, कि कुछ तो है, बहुत भारी है, यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट, बट कोई बात नहीं कर रहा। और उसका सीधा मीनिंग हमको पता लगता है कि एन इशू और प्रॉब्लम और पर्सन दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड। हम बात नहीं कर रहे, करना जरूरी है, करने जैसा भी लग रहा है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। या तो वो प्रॉब्लम हो या इशू हो और बहुत हैवी सा लग रहा है वो रूम, तो उसका मतलब होता है द एलिफेंट इन द रूम। द मेन इशू, अ फैट पर्सन, द यूजलेस पर्सन इन द ग्रुप, ऐसे का इसका कोई मतलब नहीं है। ईडियम एंड फ्रेजेस से कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे द एलिफेंट इन द रूम बोलते हुए बच्चा समझिएगा कि फैट की बात कर रहा है। नहीं, यहाँ पे फैट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है जी, इसका मीनिंग मैंने समझा दिया। आगे बात करते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल वो चीजें होती हैं जो इजीली ब्रेकेबल, फ्रेजाइल भी बोलते हैं वैसे, बट आप सिर्फ इसका पढ़िए। ब्रिटल वो है इजीली ब्रेकेबल। इजीली पोर्टेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल, नॉट इजीली ब्रेकेबल, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। इजीली अंडरस्टैंडेबल तो आपको पता ही है इसका मीनिंग। पोर्टेबल होता है कि कोई भी चीज बहुत इजीली आप ट्रैवल कर सको या लेके जा सको, तो इजीली पोर्टेबल। बट दैट्स नॉट द आंसर, बस मैं आपको समझा रहा हूं। आंसर आपका है इजीली ब्रेकेबल। ठीक है जी, चलिए। द नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड इज, अच्छा सबसे पहले तो जानना जरूरी है प्राउड क्या होता है। प्राउड, प्राइड, थोड़ा सा फर्क है इसका। वो मत बोल देना वर्ब के फॉर्म है ये, नहीं, ये वर्ब के फॉर्म नहीं है। ये आपके अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशंस चीजें बदलेंगी। अगर जब आप प्राउड बोलते हैं, ये आपका एडजेक्टिव है, जैसे आप प्राउड फील करते हैं किसी के लिए या किसी क्वालिटी के लिए या किसी अपने देश के लिए, तो वो आ जाता है आपका एडजेक्टिव पे। जब प्राइड, जब खुद के लिए फील करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाता है कि प्राइड है, उसके अंदर घमंड है, जो भी है, बट वो एक पॉजिटिव नेगेटिव उसकी मात्रा है और इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो आपका नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड होता है प्राइड। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्राउडी इज अ डिफरेंट थिंग, प्राउडली, प्राउडलीनेस, ये तो एक फॉर्मेट में आ जाता है, पर इसका नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड इज प्राइड। बाकी की भी बात कर सकते हैं, लेकिन आई होप ये बहुत इजी वर्ड है। प्राउडी तो इट्स नॉट अ वर्ड, हम ऐसे बोल देते हैं। प्राउडली,
जब भी हम किसी चीज को प्रेजेंट करते हैं वी डू इट वेरी प्राउडली। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो उस चीज के लिए प्राउडलीनेस, there's no kind such kinds of word, बट फिर भी आपको इनमें से कुछ कंफ्यूजन आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। Which of the following is an example of an adjective of quantity? एग्जेक्टिव के अलग अलग फॉर्म होते हैं। आई होप अगर कंफ्यूजन है तो हम आने वाली क्लासेस में, अभी मैंने नाउन लिया है तो आने वाली क्लासेस में हम एडजेक्टिव भी लेंगे, तो उसमें अलग अलग फ्यू जो फॉर्मेट होते हैं एडजेक्टिव के, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, उस पे ले जाएंगे। तो बात हो रही है क्वांटिटी पे, क्वालिटी की बात नीचे है, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये क्वालिटी की बात कर रहा है, लेकिन क्वांटिटी इज फ्यू। बहुत इजी था ये तो। चलिए आगे बात करते हैं। चूज अ सुइटेबल कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब दो वर्ड, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो कोई ऐसा वर्ड। तो ही हैड हिडन माई बॉटल, अपने आप में पहले ये देखिए कि ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में, राइट। तो ही हैड हिडन माई बॉटल डैश आई एंटर्ड द रूम। तो कहना क्या चाह रहा है, मैं रूम में घुसने से पहले ही उसने मेरी बॉटल छुपा दी थी। तो डेफिनेटली थी में आ गया, पास्ट टेंस, तो सेंटेंस पास्ट में है तो बिफोर। अंटिल एक समय के तौर पे बोलते हैं कि इतने समय तक का ड्यूरेशन, सो दैट तो एक रीजन है, दो का दो मीनिंग होता है, इसके बावजूद या फिर किंतु परंतु। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, बट यहां पे हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं। जब आप मेरे को चाहेंगे कि दो के भी मीनिंग में समझाऊं, कुछ तो समझा दिए कि इसके बावजूद दो यूज करते हैं हम, या फिर किंतु परंतु बट के फॉर्मेट में भी हम दो यूज करते हैं। तो यहां पे आंसर इज बिफोर। मैं कुछ एडिशनल चीजें भी आपको समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कंटेंट है उसमें कंफ्यूज हो जाए। एडिशनल चीजें आपकी सिर्फ क्वालिटी डेवलपमेंट के लिए है। जो अभी यहाँ की पढ़ाई हो रही है वो सिर्फ अगर उसमें ध्यान देना है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे तो एडिशनल चीजों को साइड लाइन कर लीजिए, वीडियो देखते हुए कॉपी में लिख लीजिए, सर ने ये बताया था, मेरे से पूछ लीजिएगा अलग तरीके से, ठीक है। ओके, वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट ये ज्यादातर हम एनजीओ या जो भी डेवलपमेंट ग्रुप पार्टनर्स के लिए यूज करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता है, मैनकाइंड पे बिलीव करता है, लोगों के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो उसको हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। इन रिटर्न वो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, तो वैसे लोगों को हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। बाकी ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ट्रूएंट, इसके भी मीनिंग है, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज आई वुड से द रीजन ऑप्टिमिस्ट इज पॉजिटिव, आपको पता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट इज वो जो आंखों का डॉक्टर, जो आंखों में काम करता है, उस पे बोलते हैं हम। और ट्रूएंट जैसे आप लोग हैं, एब्सेंट होते हैं बिना परमिशन के, तो ट्रूएंट उसको बोला जाता है। बट कंफ्यूज में इनसे होइएगा, यहाँ पे हम सिर्फ फिलैंथ्रोपिस्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज लवर ऑफ मैनकाइंड, या फिर जो मैनकाइंड के लिए हेल्प करे। चूज ए सुटेबल प्रीपोजिशन। द गैप डैश द रिच एंड द पुअर कीप्स ग्रोइंग। तो दो रिच और पुअर के बीच का गैप ग्रो हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का, दैट मीन्स बिटवीन। इट वॉज एन ईजी वन। अमोंग नहीं हो सकता, विथ और इनटू हैज अ डिफरेंट मीनिंग। इनटू इट हैज अ प्रोजेक्टाइल, वो जा रहा है इनटू समथिंग, और विथ तो किसी के साथ, और अमोंग तो व्हेन देयर इज मोर देन टू, बट यहाँ पे टू, रिच और पुअर की बात हो रही है, तो बिटवीन। चलिए कलेक्टिव नाउन आज ही पढ़ा था हमने, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसमें। अ गैंग ऑफ रॉबर्स सराउंडेड अस, द आंसर इज गैंग। ये लेकिन अब मैं इसके लिए कोई सॉल्यूशंस नहीं दूंगा, आपको एक लिस्ट मिलती है जो, उसको रट लीजिए। यहाँ रॉबर्स की बात हो रही है, और रॉबर्स को कैसे यूज करेंगे, गैंग। हर किसी में फिर गैंग मत डाल दीजिएगा। सोल्जर्स के लिए आर्मी होती है, एंड्स के लिए आर्मी होती है, या स्वाम होता है, तो हर चीज के लिए अलग अलग होते हैं। यहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ड्रॉप इन द ओशन? अ ड्रॉप इन द ओशन एक तरीके से ना के बराबर। ओशन बहुत बड़ा है, उसके ऊपर एक बूंद पानी डालेंगे तो ना के बराबर ही होता है, राइट। तो आंसर इज इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है। एबंडांस बहुत ज्यादा होता है, उसका ऑपोजिट है वेरी शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए, उसका सेंस ही नहीं बनता। वेरी बिग, कोई सेंस नहीं बनता उसका। इट्स अ ड्रॉप इन द ओशन, इट्स अ वेरी, फॉर अ वेरी लेस क्वांटिटी। चलिए, बहुत अच्छा रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रेजेस और सेंटेंस। इसको अलग अलग वर्ड को जंबल्ड अप किया हुआ है, इसको एक सेंटेंस में फ्रेम करना है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेजेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। प्रोजेक्ट, न्यू, स्टार्टेड, टीम, द, ए। बहुत इजी है। द टीम started a new project.
टीम है तो द टीम, क्योंकि फिक्स है वो टीम। स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया क्या, एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, नीचे का तो डजंट मेक एनी सेंस, टीम द स्टार्टेड कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि द टीम फिक्स है, स्पेसिफिक है, आर्टिकल का रूल है, तो द टीम पे आएगा। स्टार्टेड टीम अ न्यू द प्रोजेक्ट, कुछ मतलब ही नहीं समझ में आया, आपको आता है तो मुझे समझा दीजिएगा। अ न्यू प्रोजेक्ट स्टार्टेड द टीम, डजंट मेक एनी सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस type and choose the correct option. What a pleasant surprise your arrival is. सिंपल है। अगर हम सेंटेंस को भी ना देखें तो लास्ट में आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क अपने आप में सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी बता रहा है, लेकिन इतना ही जान के नहीं होता, आपको ये भी समझना होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों है, क्योंकि ये प्रेज कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसको उस सरप्राइज का। तो यहां पे सवाल नहीं पूछ रहा, व्हाट से स्टार्ट हुआ तो वो सवाल नहीं है। इंग्लिश में आपके एक्सप्रेशंस भी डिफाइन करेंगे आपके सेंटेंसेस को। तो यहां पे ये सवाल नहीं पूछ रहे, बस बोल रहा है कि व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, तो कितना अच्छा लगा कि आप जब आप आए और एक तरीके की सरप्राइज हुआ, तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपका इमोशन जाहिर हो रहा है, तो इसीलिए वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हियर। नेक्स्ट, चूज द इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का वर्ब का मतलब। ट्रांजिटिव में देर इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव में देर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कभी कभी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, द कार स्टॉप्ड सडनली, जैसे इसमें है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कार इज द सब्जेक्ट, वो रुक गया अचानक। जैसे मान लेते हैं राम किक्ड द बॉल, राम इज द सब्जेक्ट, द बॉल इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, यहां पे नहीं है। द कार स्टॉप्ड सडनली। ठीक है, तो चूज द ट्रांजिटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दैट इज स्टॉप्ड, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो हमें यह पता होना पड़ेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉट हैविंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहां पे हमें यह जानना जरूरी है टेंसेस से, ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टेंसेस पता होने चाहिए, तभी आप फ्रेम कर पाएंगे। जैसे ही हैज, दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज डैश टू हेल्प मी, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये कंटिन्यूएशन में नहीं आ रहा है। तो ही हैज promised me, promised to help me. Do you think he will remember his promise? अब आप जैसे मान लेते हैं एक सिचुएशन है, आप एक अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था, क्या तुम्हें लगता है कि उसको याद रहेगा वो प्रॉमिसेस? तो एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, एक आपका फ्यूचर में। तो जब फ्यूचर में आएंगे तो आप सिर्फ इसके प्रेजेंट फॉर्म लिखेंगे प्रॉमिस का, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप इसके पास्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इसीलिए आंसर क्या है, ही हैज प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस? ठीक है जी, फाइन। तो नाउ वी आर विद योर पैसेज। देखिए पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब तक आप इसको ढंग से पढ़ते हैं। क्या कहता है, मॉनसून के बारे में कह रहा है। तो मॉनसून में डेफिनेटली हमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक विंड है, विंड लेके आता है। आपकी तो वैसे सोशल साइंस की सब्जेक्ट है ये, तो ये कॉन्सेप्ट्स आप सर से भी पूछ लीजिएगा, लेकिन मैं बस एक बेसिक बता देता हूं कि मॉनसून एक विंड है, जो विंड है विथ हैविंग लॉट ऑफ मॉइस्चर। जब वो इंडिया की तरफ ब्लो होता है तो वो कंडेंस होके प्रिसिपिटेट कर देता है। आपको पता ही है विंड है, विंड जो वार्म एयर मॉइस्चर के साथ है तो कंडेंसेशन है ना, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशंस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है। तो वो वही कह रहा है कि व्हाट कॉजेस द मॉनसून, द मॉनसून विच इज एसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शंस। तो विंड डायरेक्शंस का जो ऊपर नीचे हो जाता है, कॉजेस मोस्ट ऑफ द रेनफॉल रिसीव इन इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अलग अलग पार्ट में। द प्राइमरी कॉज ऑफ मॉनसून इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल टेम्परेचर ट्रेंड्स ओवर लैंड एंड सी। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से बारिशें होती हैं बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन में। इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रिसिपिटेशंस का कॉन्सेप्ट वहां पे होता है। प्लस जैसे ही आपके टेम्परेचर शिफ्ट होंगे तो उसी हिसाब से आपका विंड मूव होता है। आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है, हालांकि इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा आप उन्हीं के सर से पूछ सकते हैं।
पर फिर भी मैं हल्का फुल्का समझा देता हूं। द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रेफरेंस टू द अर्थ ऑसिलेट्स फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इतना समझिए कि सन की डायरेक्शन ऊपर नीचे, ऑब्वियसली सन ऊपर नीचे नहीं होता, बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन सन की डायरेक्शंस ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे विंटर अभी हमारे यहाँ पे आया है, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है, तो अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन का डायरेक्शन नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। तो इसकी वजह से भी विंड का फ्लो, टेम्परेचर का फ्लो, विंड में जो मॉइस्चर है उसका के हिसाब से इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन में फर्क आ जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दस द लो प्रेशर रीजन क्रिएटेड बाय सोलर हीटिंग ऑल्सो चेंजेस लैटिट्यूड। वही मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज इन द लो प्रेशर जोन विच इज ऑल्सो नोन एज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स और ITCs है। इक्वेटर की बात कर रहा है ये। जब भी ऑब्वियसली टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो नॉर्थ से भी और साउथ से भी जो विंड आ रहा है वो इक्वेटर में जाके कन्वर्ज हो जाता है, वहीं फिर डिफ्लेक्ट होते हुए इंडिया के तरफ आके मॉनसून विंड के पॉइंट ऑफ व्यू में बन जाता है। दिस लो प्रेशर रीजन सीज कंटिन्यूस राइज ऑफ मॉइस्ट विंड फ्रॉम द सी सरफेस, वही जो मैंने अभी बोला कि मॉइस्चर आ जाता है उसमें, टू द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर वेयर द कूलिंग मीन्स द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड, सो such moisture result in precipitations. तो when this wind start moving towards India, तो इसमें बहुत ज्यादा भारीपन हो जाता है बिकॉज ऑफ ओशियन से जो पूरा पानी लेके वो विंड जा रहा है, तो कंडेंस होने की वजह से प्रिसिपिटेट हो जाता है। और दैट इज द रीजन कि द रेनी सीजन ऑफ ईस्ट एशिया, सब सहारन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया and the southern part of North America coincide with the shift of ITCZ towards this region। और वहीं के रीजन की वजह से इस एरिया में जो भी जोन नाम दिया है यहाँ पे बारिशें हो जाती हैं और उस विंड को हम या फिर उस रेनफॉल को हम मॉनसून रेनफॉल या रेनी सीजन्स बोल देते हैं। आई होप क्लियर है, नहीं है तो इसका जो कॉन्सेप्ट है आप सोशल साइंस की फैकल्टी या आपके GS की फैकल्टी से पूछिए, और इसका जो इंग्लिश वर्जन है मैंने समझाने की कोशिश की है, डाउट होगा तो फिर भी क्लेरिफाई कर लेंगे। आइए, मॉनसून इज, यहीं पे हमने पढ़ा क्या बोलता है, द मॉनसून इज विच इज एसेंशियली द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। बस हो गया, दैट इज योर आंसर, अ सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। आगे बात करते हैं। लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड बाय सोलर हीटिंग। पीछे चलते हैं, देखते हैं कहां पे है ये रहा। Thus the low pressure region created by solar heating। चलिए, ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी इज सेकेंडरी। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है मुझे, शायद ये तो पता ही होगा, आपको नहीं भी पता है तो आप पता कर लीजिए। ऑपोजिट ऑफ प्राइमरी इज सेकेंडरी, ये बुक में, ये पैसेज से नहीं, ये वैसे भी आपके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। Okay, the major cause of monsoon is the major cause of the monsoon is differences in temperature land sea के फॉर्मेट में जब differences आ जाती हैं। अभी मैंने बोला कि प्रेशर टेम्परेचर अकॉर्डिंग जब शिफ्ट होगा उसी हिसाब से विंड ब्लो होंगे, विंड में जो मॉइस्चर है वो इवापोरेट होके कंडेंस होता है, फिर प्रिसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, इट रेन्स व्हेन, बताइए, इट रेन्स व्हेन द एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड द रिजल्ट इन प्रिसिपिटेशन। ऑब्वियसली अभी वही इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रिसिपिटेशन का, जब विंड में बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी का भी वही रोल है, ऊपर जाता है, कूल्ड हो जाता है, तो ऑब्वियसली इट कैन नो लॉन्गर होल्ड मॉइस्चर रिजल्टिंग इन precipitation. Now it precipitate, again evaporate, condense and precipitate। तो ये एक फैक्टर, बहुत आसान सा फैक्टर है जो आपको भी पता है। तो आई होप नाउ यू नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। अगर इसमें या इन क्वेश्चनों में कोई भी डाउट होगा तो हम इसमें फिर से डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। फिर भी इफ़ यू फील दैट कि देयर इज सम क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, मैं भी एक बार देख लेता हूँ और फिर आप भी एक बार वेरीफाई करके उसमें देख लेंगे। ठीक है जी, आई होप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे पाया हूं। अगर आपको फिर भी डाउट रहता है आप बताइएगा। तो आई विल सी यू इन द क्लास। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, सर्दी का मौसम है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।